नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा टॉपिक है ब्रेल लिपि का महानायक, जो कि जनवरी का महीना है। और जनवरी के महीने में एक महानायक का जन्म हुआ है। तो आइए हम इस विषय में कुछ चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम है ब्रेल लिपि का महानायक। प्रातःकाल 4 बजे एक ऐसा समय जो एक नए दिन का प्रारंभ या नए दिन का प्रथम चरण माना जाता है। तारीख थी 4 जनवरी 1809 के दिन। फ्रांस की राजधानी पेरिस से 20 मील दूर कुप्रे नामक गांव में, एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर लुई का जन्म हुआ था। लुई के पिता साइमन रैने, जो कि घोड़े की काठी या चमड़े का काम किया करते थे। माता मोनिक रैने, जो एक हाउसवाइफ थी। इनके 3 भाई थे। इनके जो हैं 3 भाई थे। इनके पिता की जो कार्यशाला थी, जहाँ पर ये घोड़े की जीन बनाया करते थे या काठी बनाया करते थे, तो कार्यशाला इनके घर पे ही स्थापित थी। तो वहाँ पर काम होता था। जब लुई ब्रेल 3 साल के थे, तो ये खेलते खेलते कार्यशाला में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद वहाँ भी औजारों से खेलने लगे। तो एक नुकीला औजार इनकी आँखों में जाकर लग जाता है, जिसकी वजह से आँखों से ब्लड स्टार्ट हो जाता है, खून का बहना प्रारंभ हो जाता है। माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थे, तो इन्होंने पास के ही डॉक्टर से इलाज करवाया और मलहम पट्टी करवा दी। कुछ समय बीतता है, इनकी उस आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, और कुछ समय और बीतता है तो वो जो एक आँख में इन्फेक्शन था, वो दूसरी आँख में इन्फेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है, जिसकी वजह से यह 5 वर्ष की एज तक आते आते पूर्णतः दृष्टिबाधित हो जाते हैं, पूर्णतः दृष्टिहीन हो जाता है। चूँकि लुई 5 साल में दृष्टिबाधित हो गए, लेकिन माता पिता चाहते थे कि हमारा बच्चा जो है ना स्कूल में जाए, तो पास के ही स्कूल में, सामान्य स्कूल में दाखिला दिला देते हैं, जो कि बच्चा कुशाग्र बुद्धि का था। लुई जो है ना कुशाग्र बुद्धि के थे, जिसकी वजह से वहाँ के टीचर इनसे बहुत प्रभावित हुए और इनके पिताजी को सलाह दी कि एक काम करिए कि पेरिस में एक बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए एक दृष्टिबाधित विद्यालय है और वहाँ पर इस बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। ये बात सुन करके माता पिता ने इनका एडमिशन पेरिस में स्थित दृष्टिबाधित विद्यालय में करा दिया। दृष्टिबाधित विद्यालय में जब इनका एडमिशन हो गया, तो ये वहाँ पर भी भाई चूँकि कुशाग्र बुद्धि के थे, विलक्षण प्रतिभा थी, तो वहाँ पर भी इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी और अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते थे। क्या हुआ कि जब इनका एडमिशन दृष्टिबाधित विद्यालय में हो गया, तो बहुत इनके फादर जो है ना बहुत पैसे वाले नहीं थे, तो इनको दृष्टि ना होने के कारण रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द ब्लाइंड यूथ की तरफ से इन्हें स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति मिलनी प्रारंभ हो गई। अपनी स्कूलिंग के दौरान यानी कि विद्यालय की शिक्षा के दौरान लुई की मुलाकात सेना में जो कैप्टन थे चार्ल्स बार्बियर से हुई। चार्ल्स बार्बियर ने सेना के लिए एक ऐसी कूटलिपि का विकास किया था, एक रात्रि लेख का विकास किया था,
जिसकी सहायता से सैनिक अंधेरे में भी संदेशों को पढ़ सकते थे। यह कूटलिपि क्या थी? यह कूटलिपि 12 बिंदुओं पर आधारित थी। 12 प्रकार के जो बिंदु थे उस पर आधारित थी। इस चीज़ से लुई ब्रेल जो है ना काफ़ी प्रभावित हुए कि एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से शायद दृष्टिबाधित भी कुछ पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी कि इसमें जो है ना संख्या से संबंधित, गणितीय चिन्हों से संबंधित और भी कई चीज़ें थी, उससे संबंधित कोई भी चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता था। लुई ने इस 12 बिंदुओं की लिपि को चेंज करने का काम प्रारंभ किया, और जब प्रारंभ किया तो इन्होंने कुछ ही दिनों बाद 6 बिंदुओं पर आधारित एक लिपि का निर्माण किया, जिसमें इन्होंने 63 चिन्हों को या 63 अक्षरों का आविष्कार कर दिया था, जिसमें उन्होंने विराम चिन्ह है, संख्या है, संगीत के नोटेशंस हैं आदि भी इसमें सम्मिलित किए थे। 1829 में 6 बिंदुओं पर आधारित अपनी लिपि का स्पष्टीकरण इन्होंने पूर्णतः प्रेषित कर दिया था, समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया था। अच्छा, वैज्ञानिक परीक्षणों के माध्यम से वैज्ञानिक परीक्षण ने यह भी सिद्ध कर दिया था कि 6 बिंदु जो है, 6 बिंदु की जो लिपि है उसको हम फिंगर के अग्रभाग, ये आगे का जो भाग है, इसके माध्यम से एक दृष्टिबाधित बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि वो 6 डॉट्स इस बिंदुओं से टच करके पढ़े जा सकते हैं, यह समझ में आ सकती है, तो सफलतापूर्वक उसे पढ़ा जा सकता है, ऐसा भी सिद्ध हो चुका था। लुई ब्रेल ने अपने कार्य को 1834 तक 1834 तक अंतिम रूप दे दिया था, और 1837 ईस्वी में इन्होंने स्वर लिपि भी प्रकाशित कर दी थी। स्वर लिपि भी इन्होंने प्रकाशित कर दी थी। 22 फरवरी 1844 को आयोजित एक समारोह में उनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की गई। इस प्रशंसा ने छात्रों में अनौपचारिक रूप से ब्रेल के प्रयोग को बढ़ावा दिया, और यह सब देखकर लुई इस चीज़ से संतोषजनक हो गए। लुई की एक महत्वपूर्ण खोज थी रेफोग्राफी का क्या है? रेफोग्राफी में था कि यह जो है ना सामान्य रोमन अक्षरों को लिखने के लिए बिंदुओं को क्रमिक रूप से उभारा जाता था। रोमन अंकों को लिखने का एक माध्यम था रेफोग्राफी, तो उभारा जा सकता था सामान्य रोमन। 6 जनवरी 1852 को तबीयत बिगड़ने लगी इनकी, और शाम 7:30 बजे तक लुई ने अपनी स्वच्छ आत्मा को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। संध्या के सूर्य के अस्त के साथ साथ ये भी अस्त हो गए। 1854 अर्थात इनकी मृत्यु के 2 वर्ष उपरांत या बाद में औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। इन्होंने जो लिपि तैयार की थी, औपचारिक मान्यता प्राप्त हो गई, जो कि उनका आजीवन कर्म क्षेत्र रहा। दिसंबर 1951 में 1951 में फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में यह निर्णय लिया गया कि जहाँ पर इनकी बॉडी को दफनाया गया, वहाँ से उनको उस बॉडी को लाया जाए, और पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ पेरिस में, जहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का जो बॉडी है उसको दफनाया जाता था, वहीं पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ वहाँ पे इनकी बॉडी को दफनाया गया। तो इस तरीके से हमारा जो लुई ब्रेल साहब थे, इन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और ये एक दृष्टिबाधितों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई,
दृष्टिबाधित इंडिपेंडेंट हो गए जिसकी वजह से। तो ऐसे महान शिल्पकार या वैज्ञानिक तो नहीं कहेंगे, विद्वान को मैं बार बार नमन करता हूँ, जिसकी वजह से आज हमारे दृष्टिबाधित मित्रगण, दोस्त, भाई जो हैं पढ़ लिख सकते हैं, स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। और ऐसे लुई ब्रेल साहब को मैं एक बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद।